को लेकर हमारे आपके बीच अपने श्रेष्ठोत्त भावों को रखने हेतु हमसे जुड़ चुकी है। जय मैम, सीआरसी लखनऊ की तरफ से मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं और इस पटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। निश्चित ही आज का विषय हमारे सभी श्रोताओं के लिए, हमारे सभी प्रतिभागियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आज के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आदरणीय श्री जी शंकर गणेश सर, लेक्चरर पीटी सीआरसी लखनऊ, आदरणीय श्री संतोष कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट सीआरसी लखनऊ, श्री अमित कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट सीआरसी लखनऊ। आज के कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन प्रदान कर रहे हैं आदरणीय स्मिता जयवंत मैम, निदेशिका पीडीयूएनआई पीबीडी न्यू दिल्ली, और आदरणीय श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ। आज हमारे बीच वैशिष्टता को रखने हेतु, विषय की विशेषज्ञता को रखने हेतु आदरणीय मैम डॉक्टर जया दीक्षित मैम जो हमारे बीच जुड़ी हैं, सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। आपने यूजी और पीजी कोर्स किया है एसबी निर्तार ओडिशा से। आपके द्वारा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की गई सन 2017 में। विषय था इंटेलेक्चुअल वॉइस फॉर द सेरेब्रल पॉल्सी। आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आपने अपनी पीएचडी की उपाधि को पूर्ण किया। आप 2010 से भारत के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इससे पहले आप रायपुर मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आपका इस क्षेत्र में एक लंबा अनुभव है तथा उन अनुभवों का समुचित प्रयोग कर आपने निरंतर एक बेहतरीन समाज और शैक्षणिक समाज की रचना हेतु सदा प्रयास किया है। ऐसे वैशिष्ट युक्त आदरणीय डॉक्टर जया दीक्षित मैम को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के विषय पर अपने महनीय उद्बोधन को हमारे बीच रखें। आदरणीय जया दीक्षित मैम। आप सबको मेरा नमस्कार। सादर प्रणाम मैम। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जी मैम। मेरा स्क्रीन विजिबल है? जी मैम, जी प्रेजेंटेशन आपकी आ रही है मैम, प्लीज कंटिन्यू मैम। मेरा आज का टॉपिक है जिसपे मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ, हैंड फंक्शन एंड हैंड राइटिंग डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिले। जैसे कि हम देख रहे हैं अपने टॉपिक में कि जो आज का प्रेजेंटेशन होने वाला है उसमें कुछ हैंड फंक्शंस जिस पर निर्भर होता है हैंड राइटिंग और उनका डेवलपमेंट कुछ स्पेशल बच्चों में जिसमें कुछ डेवलपमेंटल डिले वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमनली जैसे सेरेब्रल पाल्सी, माइलोमेनिंजियोसील के पेशेंट्स, सेंसरी इंटीग्रेशन प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स, उनमें एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हम जब इन प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं, मीन्स हैंड राइटिंग प्रॉब्लम्स के साथ जब डील करते हैं, तो हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि कौन सा ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस एरिया अफेक्टेड है। जैसे कि क्या सेल्फ केयर अफेक्टेड है, वर्क या प्ले एक्टिविटीज अफेक्टेड है। क्योंकि मोस्टली ऑक्यूपेशन जो बच्चों का होता है वो नॉर्मल बच्चे हों चाहे डेवलपमेंटल डिले वाले बच्चे हों, उनका ऑक्यूपेशन जो होता है वो सेल्फ केयर, वर्क और प्ले ही होता है। अगर ये तीनों एरिया में से कुछ भी अफेक्टेड होता है तो इट विल लीड टू अफेक्शन इन वर्क, दैट इज स्कूल एज चिल्ड्रन में एकेडमिक टास्क जो है, एकेडमिक टास्क मीन्स टास्क रिलेटेड टू पढ़ाई,
reading and writing will be affected. Not only reading and writing, but calculation and problem solving will also get affected. और functional tasks में क्या आता है? Sitting in a classroom, dealing with the classroom furnitures and dealing with the classmates. ये सब affected होगा, जिसकी वजह से वो स्कूल के जो रीडिंग मटेरियल्स है, लाइक notebook, use of notebook, locker, writing words on a paper will be affected, जिसकी वजह से एक स्टूडेंट का एकेडमिक परफॉर्मेंस इन अ क्लासरूम अफेक्टेड होता है. सो व्हाई वी इंटरवीन हेडराइटिंग? हम इतना ज्यादा हेडराइटिंग पे क्यों बातें करना चाहते हैं? इन डेवलपमेंटल डिले वाले बच्चों की हेडराइटिंग पे हम क्यों बातें करना चाहते हैं? हम इसलिए बातें करना चाहते हैं क्योंकि एकेडमिक स्किल्स, फंक्शनल एबिलिटीज एंड एडेप्टिव बिहेवियर, ये सारे मिलाकर प्रॉपर स्कूल फंक्शन होता है. और एकेडमिक स्किल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो होता है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ हेडराइटिंग. जब बच्चा लिख पाता है तो अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को वो प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाता है. इसीलिए हेडराइटिंग डेवलपमेंट पे हम इतना ध्यान दे रहे हैं. मैं ऑडिबल हूं ना? सुनाई दे रहा है? ठीक है सर. जी मैम, आपकी आवाज आ रही है. स्लाइड्स भी विजिबल है ना सर? Yes, both voice and video is very much clear. Okay, thank you. Then if we concentrate on this handwriting or expression of feelings through the handwriting, then children are expected to evolve and strengthen throughout their student school year. Yes, writing is a complex process. Why it is complex? Because it requires the synthesis and integration of thoughts and hand function. And also while writing, the child should able to memorize few things, that how we write E, how we write A. This memory should be present. The ability to memorize the things and retrieval of those things are important. And also the child should have proper organization, problem solving, language and reading abilities. And the child should have proper ideational and graph motor function. Like if we are dealing with this handwriting problems, the child should be able to retrieve the things. If we are making the child learn what is A, what is B, the child should able to recognize. कहीं अगर लिखा हुआ है तो उसको देखकर भी वो समझ सके कि यही A है, यही C है, यही Z है. और जब आप मुंह से बोले कि A लिखो तो वो लिख सके, ऑर्गेनाइज कर सके. जैसे हमने उसको A लिखना सिखाया या B लिखना सिखाया, एक सीधी लकीर स्टैंडिंग लाइन बनाना है, एक हाफ सर्कल बनाना है. तो he should be able to organize that I have to make a straight line, then a half circle, like this. So handwriting is a complex process which requires the synthesis and integration of various things. Then what are the problems experienced by these children while writing? And who are the children who experience this problem of handwriting? When children are experiencing handwriting difficulties, problem with written assignment follows. जिन बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है वो हमेशा लिखना अवॉइड भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको राइटिंग असाइनमेंट्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है. वे कभी भी लिख कर कोई चीज एक्सप्रेस करना नहीं चाहते हैं. और लिखना जो होता है दैट इज नॉट लिमिटेड टू राइटिंग विद पेन और पेंसिल ओवर द पेपर. It involves scribbling, even it involves writing on the wall, on the mat, on the floor, over the sand, like this. Means the child will avoid writing anything with the hand. And who are the children who experience this problem? Children are those who have few neurological impairments. What are these neurological impairments? These are children having learning problems, attention deficit problems, या autistic child, या children with developmental disability, and often expend enormous time and effort just learning to write a legible format.
जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम वाले बच्चे होते हैं, जिनमें न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स होते हैं, उनको राइटिंग सिखाना, कोई अल्फाबेट सिखाना या सेंटेंस लिखना सिखाना एनॉर्मस टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लेता है और बहुत एफर्ट लगता है। एक लेजिबल फॉर्मेट उनसे बनवाने में, लेजिबल फॉर्मेट मतलब जिसको हम रीड कर सके, ऐसा फॉर्मेट उनसे बनवाने में काफी टाइम हमें स्पेंड करना। स्कूल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैंडराइटिंग डिफिकल्टी में इंक्लूड, और इन बच्चों के साथ और भी कई प्रॉब्लम आती है। यदि ये स्कूल जा पाते हैं और इनकी हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम होती है, तो बिकॉज ऑफ देयर हैंडराइटिंग उनको मार्क्स कम मिलते हैं क्लास में, बिकॉज ऑफ पुअर लेजिबिलिटी बट नॉट पुअर कंटेंट, जबकि उनका कंटेंट प्रॉपर होता है, जो वो लिखे हैं उसमें कंटेंट प्रॉपर है, बट स्टिल दे आर गेटिंग लेस मार्क्स बिकॉज ऑफ देयर पुअर हैंडराइटिंग। हाउ दिस हैंडराइटिंग डेवलप्स? कोई भी बच्चा जब हैंडराइटिंग सीखता है, जब लिखना सीखता है, तो एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करता है, जिसका कभी कभी ओवरलैपिंग होता है ऑफ 3 to 4 months। ठीक है, तो व्हाट इज दिस सीक्वेंस फॉलोड बाय द चिल्ड्रन? The sequence is, the first the child will learn about the scribbling. Scribbling begins shortly after child is able to grasp a writing tool. जब बच्चा पेन या पेंसिल अपने हाथ में पकड़ने लगता है, नॉट नीडेड अ प्रॉपर पामर ग्रास्प, द प्रॉपर ग्रास्प पैटर्न भी ना आया हो, जस्ट वो पेंसिल पकड़ पा रहा हो, इवन विद द अल्नर ग्रास्प, जो बेसिक ग्रास्प होता है, सिर्फ अल्नर साइड से भी अगर वो पेन या पेंसिल पकड़ पाता है, तो वो स्क्रिबलिंग करना चालू कर देता है। And scribbling involves into handwriting of children, most common a sequential stage of pre-writing and handwriting. अब इस स्क्रिबलिंग में भी वो सबसे पहले कौन सा स्क्रिबल करता है? कंट्रोल स्क्रिबल्स। जैसे बगल वाली फोटो में आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट लिखा हुआ है वो कंट्रोल स्क्रिबल है, क्रिस क्रॉस राइटिंग बना रखा है वो सर्कल बनाने के लिए। फिर सेकेंड, डिस्क्रीट लाइंस, उसने 2 बनाने की कोशिश की है, डिस्क्रीट लाइंस डॉट्स या सिंबल्स से। फिर उसके बाद नेक्स्ट वो क्या सीखता है? स्ट्रेट लाइन बनाना या सर्कुलर अपर केस लेटर सीखता है। फिर अपर केस लेटर सीखता है, फिर लोअर केस लेटर सीखता है, फिर नंबर्स लिखना सीखता है, और फिर वर्ड्स लिखना सीखता है। ये नॉर्मल सीक्वेंस होता है हैंडराइटिंग डेवलपमेंट का। इवन जब नॉर्मल बच्चे भी नर्सरी में या प्री स्कूल में जाते हैं, तो यही राइटिंग पैटर्न फॉलो किया जाता है। The children are allowed to first scribble, and in a controlled scribble form, then they are allowed to make a discrete lines, dots or the symbols, then circular सर्कल बनाना उनको अलाउ किया जाता है। देन द स्ट्रेट लाइन, जिसको हम स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लिपिंग लाइन, इस तरीके से कहते हैं, वो लाइंस को बनाता है। देन अपर केस, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। देन लोअर केस को लिखता है और नंबर्स लिखता है, फिर वो वर्ड्स लिखना सीखता है। तो इवन व्हेन वी आर डीलिंग विद द स्पेशल चिल्ड्रन with developmental delay or any type of neurological impairment, we should follow this sequence. Next, before writing, the pencil grasp should develop. This is an important point to be considered while we are intervening a handwriting problem, that the child should able to grasp a pencil. It's not necessary that the normal pencil he need to grasp. The pencil can be modified, or in place of pencil there can be other writing material like crayon, sketch pen or the marker. Means the child should be able to grasp a writing tool. Follow a predicted course for typically developing children. ये जो grasp pattern है, जैसे कि नॉर्मली राइटिंग पैटर्न फॉलो होता है इन अ प्रेडिक्टेबल मैनर, वैसे ये ग्रास्प पैटर्न भी फॉलो होता है इन अ प्रेडिक्टेबल मैनर। और वो प्रेडिक्टेबल मैनर कैसा होता है? इट बिगिन बाय होल्डिंग पेंसिल विद द होल हैंड। बच्चा सबसे पहले जब पेंसिल पकड़ता है या कोई राइटिंग टूल पकड़ता है, वो पूरे हाथ से पकड़ता है। प्रोनेटिंग द फोरआर्म, यूजिंग शोल्डर टू मूव पेंसिल।
पूरे हाथ से पकड़ता है, हाथ को प्रोनेट करके रखता है, फोरआर्म प्रोनेट करके रखता है और शोल्डर से पेंसिल को मूव करता है। वो फिंगर से पेंसिल मूव करना अभी नहीं सीखा है, शोल्डर से मूव करता है, कंधे से वो पूरा अपर एक्सट्रीमिटी मूव करता है, उसकी पेंसिल मूव हो जाती है। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट मैच्योर ग्रास्प आता है। मैच्योर ग्रास्प में क्या होता है? होल्डिंग पेंसिल बिटवीन द डिस्टल phalanges ऑफ द थंब, इंडेक्स एंड द मिडिल फिंगर। जैसे कि नॉर्मली हम अपनी पेंसिल पकड़ते हैं बिटवीन द थंब, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप होता है और इस समय भी फोर आर्म प्रोनेटेड होता है, मगर जो पेंसिल मूव करती है वो विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ द फिंगर्स करती है। तो जब हम स्पेशल चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिले को हम अगर राइटिंग सिखा रहे हैं तो वी शुड फॉलो दिस पैटर्न। लेट द चाइल्ड होल्ड द पेंसिल और द पेन और एनी राइटिंग पेन द होल, let him move the pencil with the movement of the shoulder, then gradually shift the movement of the finger for moving the moving with the pencil. हो ही नहीं रहा किसी से। Excuse me, किसी ने कुछ पूछा क्या? मैम प्लीज कंटिन्यू कीजिए, जो भी क्वेश्चन आंसर है प्लीज पार्टिसिपेंट लास्ट में सेशन खत्म होने के बाद पूछिए मैम, प्लीज कंटिन्यू मैम। Okay, thank you sir. Then next, there are few things we should consider while teaching a neurological impaired child for writing. The first thing which we should go for is the child handwriting readiness present in that child? What is this handwriting readiness? Handwriting readiness begins with the evaluation of readiness for handwriting. That is the child ready for teaching handwriting skills or not? You have to evaluate it first. You have to determine that the child given to you, is he ready to write? Is the skills required for handwriting present in that child or not? Then what are the activities you can promote for this handwriting readiness? At this point, if you have been given a child and the child is not having that readiness for handwriting, the first step which you will go for is to promote this readiness. Handwriting readiness means the basic things which are required for making the child write, like strength of the upper extremity, strength of the grasp pattern, isolated muscle strengthening, like there's proper range of motion present or not in the hand. You have to look for all these things. How do we evaluate this readiness for handwriting? This step is done to evaluate, is the child ready to be taught for writing, handwriting or not? In this, what we do, different rates of maturity, environmental experience, and interest level are factors that influence children early attempt and success copying. Handwriting readiness depends mostly on the rate of maturity of the child. Obviously, a cerebral palsy child or a neurologically impaired child of different ages have different rate of maturity. Like a child of 3 years, his maturity level, and a child of 7 years, his maturity level will differ. Then environmental experience, a child with rich environment where the basic writing skills are being facilitated, like the child is having a sibling who is writing in front of him. So that this special child is already exposed to what is handwriting, how I can write, what are the points I should consider while writing. So environmental experience. On the other hand, if a child is individual child or the child has not seen anyone writing in front of him, so that child will not have any idea or is not having any experience that what is writing and how I can proceed for that. So the first thing which determine the readiness for handwriting is rate of maturity. That means the maturity level which is present in the child. Then experience of the child. Is the child already experienced what is writing or what is handwriting? He has seen anyone writing. He has felt himself how to write like this. Then the interest level. Is the child given to you is really having interest in writing something or not? Like this. So
these things prepare the child for handwriting readiness. Are the factors that influence child's early attempt and success copying letters. If these things will be present, then your early attempt will be successful and child will successfully copy the letters which you are going to teach. And I am going to tell in further slides. Then readiness factor of handwriting requires integrity of number of sensory motor system. Readiness depends upon integrity of sensory motor system. So what is this sensory motor system? The sensory motor system is like intact visual sense, hearing sense, touch sense, proprioceptor, vestibular, like this. That means all the sensory systems are intact or not. If they are intact, the child will more easily learn handwriting. Then, is the motor system intact or not? Is the tone very high or very low? If the tone is on the extreme level, then teaching handwriting will be difficult. But it is moderate or mild, then teaching handwriting will be somewhat easier, like this. So, is the sensory motor system integrity? How is it? How is the sensory motor system functioning in that special child? You have to look for it. Then letter formation requires integration of visual, motor, sensory and perceptual system. So while assessing the child which has been given to you, you should evaluate that what is the how is the visual system working in that child? What are the deviations of motor problem? What are the motor problems present in the child? What are the deviation from normal which are present in the child? Then look for the sensory and perceptual system of the child. Is this child having proper perceptual function or not? Then look for coordination. And which coordination? It is fine motor coordination. Coordination of the hand, of elbow and upper extremity. Because handwriting needs the proper functioning of upper extremity. So these are the points you have to evaluate when you are making your child ready for handwriting. We have few activities or few points which should be considered while making our child write. What are those points we need to look at? Those are small muscle development. Is the development of hand muscles appropriate or not? Is the strength of the hand muscles appropriate, or is it reduced on the ulnar side, median side, radial side, whatever? Like the strength of the muscle and development of muscle has to be looked for. Then eye-hand coordination is present or not. Excuse me. Then ability to hold utensils or writing tools. Is the child able to hold anything with the hand or not? Capacity to smoothly form basic strokes such as circle and lines is present or not. Let the child hold pencil in front of you and you draw a circle or line and let the child copy it. If child is able to copy it, then it's okay. Otherwise, hold the hand of the child and make the child draw a circle or line and evaluate that is the child cooperating with you while doing that or not, or resisting it. Then next you have to see the letter perception. Is the child able to identify the letter? Is it like, is it A, it is N, Z, whatever. Then ability to recognize the forms like circle, square, triangle, rectangle. Is the child able to recognize those shapes or not? Then notice similarities and differences. Child is able to tell big, small, short, long, dark, light or not. Similarities and differences, child is able to notice it or not. You have to look for it. Then movement necessary for the production of forms. Is the normal movement present in the hand or not? Because while drawing a circle, we need different movement of the hand. While doing a square, while making a square, it is different movement of the upper extremity. Then triangle, it is different movement. In circle, if we are drawing a circle, we need to extend the web space. Web space means space between the thumb and the index finger.
more as compared to while drawing triangle or rectangle. So is that ability of different type of movements of the upper extremity present or not? Then give accurate verbal description of what was seen. Let the child give verbal description of what has been seen. You put few different colors of pencil in front of the child and ask the child that what are you looking at? What is this? Then child will tell this is pencil, this is red color pencil, yellow color pencil like this, or this is square, this is circle like this. Is the child able to verbally describe the things or not? You have to look for it. Then orientation to printed language, which include visual analysis of the letters and words along with right and left discrimination. You have to look that is the child earlier exposed to any printed or written material or not. Like there are few children who have been already exposed to like newspapers, some written rhymes, alphabets, and there are few children who have never been exposed to printed material, who have never seen any printed material. So the children who have been already exposed to printed material will perform better as compared to those for whom this is first experience. And also you have to look for right left discrimination, that is the child able to identify that this is my right hand, this is left hand or not. The important point while teaching handwriting, unmuted. देखो म्यूचुअल फंड रे बेसी पैसा होचे Visual motor integration is most important factor to be recognized while teaching. गोटे मास दरमा उठे दउछन Somebody is unmuted. म्यूचुअल फंड रिस्क से कर देना में Next, the most important point we need to look is visual motor integration. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, madam, audible. Okay, okay. So what is there in visual motor integration? This is readiness of writing on the basis of child's ability to copy geometric forms. Here, what you are going to do is that you are making the child given to you to copy the basic geometric forms like vertical lines, horizontal lines, circle, cross, then right oblique line, left oblique line, a square, then a triangle. You will make the child copy all this because these are the basic visual motor integration things which are required to make alphabets, uppercase and lowercase both. The child need to learn vertical lines, how to draw the vertical lines, horizontal lines, circle, cross or oblique line, a square like this. Okay, so these are the few basic things the child should learn before going to handwriting development. Then what are the areas to improve for proper handwriting development? When you are going to intervene a neurologically impaired child or a child with developmental disability, you need to intervene first to improve the child's fine motor control and isolated finger movements. You have to look that is the fine motor control or the control of fingers and hand muscles present or not, or is the isolated movement of the finger present or not? Is index finger moving differently with the middle finger and thumb, or all the three are moving at the same time like this? Then to promote pre-writing skills in children, you need to promote pre-writing skills in children. What are these pre-writing skills? Anyone? Can anyone tell me what are the pre-writing skills in children? I have already told. Ability to copy those geometric forms like straight line, oblique line, those were pre-writing skills. Then enhance right-left discrimination. The child should be able to discriminate what is right, what is left.
and to improve child's orientation to printed material. These 4 points you need to develop first when you are intervening the handwriting problems. So these are few activities which you can provide this special children for developing handwriting. So what are those activities which you can provide? Those are putty silly between the tip of thumb and tip of index and middle finger. Can provide the plasticine or therapeutic putty before providing them the pencil, so that the child can mold those therapeutic putty. The child can break the putty into small pieces with the help of index, middle and thumb finger, then join all the small pieces like this. So the therapeutic putty play or the putty play should be given to the children to develop strength of the hand muscles or to develop isolated movement of the finger and thumb. Then the next activity which you can give is pick up small objects with tweezers. ठीक है, क्लिप से या ट्यूजर से स्मॉल ऑब्जेक्ट उठाने के लिए हम दे सकते हैं. जब हम क्लिप पकड़ते हैं या ट्यूजर पकड़ते हैं और से पकड़ते हैं तो उसमें ये होता है कि हमें अपना थंब और इंडेक्स फिंगर प्रेस करके ट्वीजर पकड़ना होता है. स्मॉल ऑब्जेक्ट एक बॉक्स से लेके दूसरे बॉक्स में डालना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ग्रास्प पैटर्न है वो मोर स्ट्रेंथन होता है, हैंड फंक्शन जो है वो मोर प्रॉपर होते हैं. ठीक है, so this type of activities you can provide your child before developing the handwriting skills. The third activity which you can provide is pinching and sealing ziplock bag. You can provide a bag where there is zip, so that child can open and close the zip and pinch that zip. चिप बटन वाली चीज, चिप बटन वाले क्लॉथ की चिप बटन लगाओ, then zip खोलो, zip बंद करो, using the thumb opposing each finger while maintaining a open web space. इस तरीके की एक्टिविटीज प्रोवाइड करोगे तो थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच का स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगा and also the web space will be open. Then एक और एक्टिविटी जो आप दे सकते हैं, that is twisting open a small tube of toothpaste with the thumb and index finger and the middle finger while holding tube with the palmar digits. टूथपेस्ट पेस्ट जो होता है वो पकड़ के उसको प्रेस करने बोलिए, प्रेस करेगा, फिर वापस उसका ढक्कन बंद करेगा, ढक्कन खोलेगा, ढक्कन खोला, वो टूथपेस्ट का जो कैप है उसको खोलना बंद करना इज ऑल्सो अ फाइन मोटर वर्क. छोटा सा उसका कैप होता है इसीलिए. Then moving a key from palm to fingertip of one hand. की लेके या तो वो बार बार लॉक पे लगाए, खोले बंद करे, या की मूव करे palm to finger, finger to palm, इस तरीके की. That means you have to provide fine motor activities to the child to improve the grasp pattern of the child. Then to promote pre-writing skills in the children, first, you should ask the child drawing lines and copying shape using the shaving cream or sand tray or finger points. आप डायरेक्ट उसको कॉपी पेंसिल पेन देने के बजाय आप उसको सैंड ट्रे पे भी बनवा सकते हो. ऐसे सर्कल बनाओ, स्क्वायर बनाओ, या ए बनाओ, बी बनाओ, ऐसे. या फिर एक प्लेट में रॉ राइस लेके, कच्चा चावल लेके उस पे भी ट्रेस करवा सकते हो, चाय पत्ती पे ट्रेस करा सकते हो, सैंड पे ट्रेस करा सकते हो, या क्रीम लेके, क्रीम ऐसे क्रीम डली हो और वो हाथ से उंगली से उस पे ट्रेस करे, ब क ख ऐसे. या फिंगर पेंटिंग, फिंगर पे वाटर कलर लगाकर फिंगर पेंटिंग वो करे, इस तरीके से करा सकते हैं. देन ये एक तरीका. देन ड्राइंग लाइंस, हेलो. जी मैम, प्रेजेंटेशन आ रही है मैम, कंटिन्यू करें. हाँ हाँ ठीक.
Then drawing lines and shapes to complete a picture story on blackboard. जैसे कि आप एक स्टोरी, पिक्चर स्टोरी दीजिए. पिक्चर स्टोरी मतलब आप एक सन बना दिए, जैसे एक सर्कल बना दिए और उस पे कुछ लाइंस ऊपर की जो रेज बनाते हैं हम बना दिए. फिर नेक्स्ट पिक्चर में आपने रेज कम कर दी और बच्चे से बोले कि अब इसमें स्टैंडिंग लाइन बना के इस सन को कंप्लीट करो. उसके नेक्स्ट पिक्चर में आपने केवल 3 लाइन रेस की बनाई, बाकी वो कंप्लीट कर. उसके बाद केवल आप सर्कल बना रहे हैं, वो रेस बना रहा है. उसके बाद कंप्लीटली वो सन बना रहा है पूरा. इस तरीके से आप स्टार्टिंग में पूरा कंप्लीट सन बनाइए, उसके बाद आप इनकम्प्लीट सन बनाइए, उसके बाद और इनकम्प्लीट सन, उसके बाद और इनकम्प्लीट सन, और लास्ट वाले में वो खुद से सन बनाए. इस तरीके से एक ड्राइंग लाइंस एंड शेप टू कंप्लीट अ पिक्चर स्टोरी ऑन द ब्लैक बोर्ड. ऐसे कोई एक स्टोरी फॉर्म में उसको वो कंप्लीट करे. ये एक एग्जाम्पल था, आप लोग कुछ और भी ले सकते हैं. देन drawing pictures of people, house, tree, car or animal with visual and verbal clues from practice. Like suppose आप उससे ट्री बनवा रहे हैं, ठीक है, तो आपने एक ट्री बना के दे दिया और उसको देखकर वो ट्री बनाए. या वर्बल क्लूज पे, जैसे कि आप उसको बोलेंगे 2 स्टैंडिंग लाइन बनाइए, तो बच्चा 2 स्टैंडिंग लाइन बनाएगा. फिर आप बोलेंगे एक हाफ सर्कल स्टैंडिंग लाइन के ऊपर बनाइए, तो एक हाफ सर्कल स्टैंडिंग लाइन पे बनाइए. ऐसे फिर आप बोलेंगे नीचे एक स्लीपिंग लाइन बनाइए, वो स्लीपिंग लाइन. ड्रॉइंग समथिंग ऑन वर्बल क्लूज और ड्रॉइंग समथिंग ऑन विजुअल क्लूज. विजुअल क्लूज कैसे, बगल में उसको दिखता हो. दिखता हो कैसे, एक स्टैंडिंग लाइन बना दिखे, फिर दूसरा स्टैंडिंग लाइन बना दिखे. तो फर्स्ट पिक्चर में उसको एक स्टैंडिंग लाइन दिखा, दूसरे पिक्चर में उसको 2 स्टैंडिंग लाइन दिखा, तीसरे पिक्चर में 2 स्टैंडिंग लाइन के साथ ऊपर का हाफ सर्कल दिखा, चौथे पिक्चर में 2 स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल और नीचे की एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखी. ऐसे उसको विजुअल क्लूज मिल गए. वर्बल क्लूज में आपने मुंह से बताया, एक स्टैंडिंग लाइन बनाओ, दूसरा स्टैंडिंग लाइन बनाओ, ऊपर आर्च बनाओ, नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो बन गया ट्री. ऐसे let the child draw on visual or verbal clues, then completing simple dot to dot picture and maze. फिर जो हम डॉट डॉट बना के ज्वाइन करने बोलते हैं बच्चे को, वो ज्वाइन करे. या एक मेज, पजल मेज बनाए, जैसे कि हम फाइंडिंग द पाथवे इस तरीके का करते हैं ना, फाइंड द पाथ, वो वाला मेज बनाए, पजल्स. Then to enhance right left discrimination. राइट लेफ्ट डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ कुछ गेम्स खेल सकते हैं, जैसे कि प्लेइंग हॉकी पॉकी या मैन्यूवरिंग थ्रू ऑब्स्टिकल्स एंड फोकसिंग ऑन द कंसेप्ट ऑफ टर्निंग राइट और लेफ्ट. कुछ ऑब्स्टिकल्स दे दीजिए, जैसे एक टेबल रखिए, राइट साइड से स्पेस रखिए, फिर फिर एक टेबल रखिए, एक बीम रख दीजिए, ऐसे ऑब्स्टिकल्स दीजिए और उसको गाइड करिए. टेबल क्रॉस करो, राइट साइड मुड़ जाओ, फिर कुछ स्ट्रेट चलो, फिर लेफ्ट साइड मुड़ो, आगे बढ़ो, फिर से लेफ्ट मुड़ो, फिर आगे बढ़ो, फिर राइट मुड़ो. ऐसे. या हॉकी पॉकी जैसे राइट हैंड से आप लेफ्ट हैंड पे मार रहे हैं, फिर लेफ्ट हैंड से आप राइट हैंड पे मार रहे हैं, जो खेलते हैं, ताली बजा बजा के जो खेलते हैं, राइट हैंड से लेफ्ट पे मारे आपके और अपने लेफ्ट हैंड से आपके राइट हैंड में मारे, से क्रॉस क्रॉस खेलना. Then connecting dots at chalk with left to right. Dots बना दीजिए और ask the child to connect left dot with the right dot, then right dot with the left dot और right dot with the right dot. ऐसे आपको concept of right left strokes जो है वो improve करना होगा before teaching handwriting skills. Then improving child's orientation to printed material. This was the last step. Already we have seen in this. First was to improve child's fine motor control and isolated finger movements, जिसमें मैंने कहा कुछ एक्टिविटीज आपको यूज करनी है. देन मैंने बताया प्रमोट प्री राइटिंग स्किल्स, जैसे मैंने बताया सैंड बोर्ड पे, वाटर पे, पेंट पे, फिंगर पेंटिंग करा के. देन मैंने बताया राइट लेफ्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. देन इम्प्रूव चाइल्ड्स ओरिएंटेशन टू प्रिंटेड मटेरियल, जिसकी अब हम बात करने जा रहे हैं. इसमें लेबलिंग द चाइल्ड्स ड्राइंग बेस्ड ऑन चाइल्ड्स डिस्क्रिप्शन. सबसे अच्छा लगेगा अगर चाइल्ड का ही कुछ किया हुआ काम आप उसके सामने उसको लेबल करें. जैसे कि चाइल्ड ने आपको वो सन बना के दिया, तो आप उसके नीचे लिख दीजिए दिस सन वाज
मेड बाय, उसका नाम, दिस इज अ वेरी गुड सन, दिस इज अ येलो कलर सन, इस तरीके से उसमें आप कुछ लिख रहे हैं जिससे वो लेबल कर रहे हैं और वो चाइल्ड पढ़ेगा और खुश होगा क्योंकि वो उसके बारे में लिखा हुआ है, या आप उसको डिस्क्राइब करेंगे तो उसे खुशी लगेगी, बट ही विल बी ओरिएंटेड टू दैट हैंड रिटन और प्रिंटेड मटेरियल. Then having child make their own book on specific topics. Like you ask the child to narrate a story, the child will be narrating the story. जैसे child एक story सुनाएगा, आज सुबह मैं उठा, फिर मैंने ये किया, मैं यहाँ आ गया, मैं कार में बैठा, कार में बैठ के मैंने ये देखा, वो उसके सामने आप उस स्टोरी को लिख दीजिए और बताइए कि जो तुम मुझे बता रहे थे देखो मैंने वैसे ही लिखा, उसके सामने उसको प्रेजेंट करिए. So child will be oriented to that printed material, the written material, and will be happy to see what he has already described you. And labeling common objects in the classroom or therapy room. उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग तरीका हो सकता है कि जिस क्लासरूम में वो बैठा है उन चीजों का नाम उसको बताइए या लिख दीजिए. सपोज ब्लैक बोर्ड है, उसके नीचे आप ब्लैक बोर्ड लिखिए एंड आस्क द चाइल्ड, देखो वहां पे ब्लैक बोर्ड लिखा है, क्या लिखा है पढ़ो. वो पढ़ेगा BLACK, ऐसे वो पढ़ेगा उसको, तो ही विल बी ओरिएंटेड टू दैट रिटन मटेरियल, द प्रिंटेड मटेरियल. सो नेम द थिंग्स विच हैज बीन प्लेस्ड इन योर क्लास or in your therapy room and ask the child to read it if child is able to. Even if the child is able to just read B, then also it's okay. The child is identifying at least the word B or the alphabet B. So let the child get oriented to the written or printed material. Then have adult demonstrate utility of writing in presence of children. अब आपको चाइल्ड को इसका इम्पोर्टेंस समझाना है that why this handwriting or writing something is so important, why you need to learn this writing skill, you need to teach the child. ये पिक्चर जो मैंने नीचे डाली है, इसी पैटर्न में जो बच्चे होते हैं नॉर्मली डेवलपिंग और जो स्पेशली डेवलपिंग चिल्ड्रन जो होते हैं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले, तो इसी सीक्वेंस में चीजों को सीखते हैं लिखना. फर्स्ट वो वर्टिकल लाइन बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, देन अ सर्कल, क्रॉस, रेक्टेंगल, ऑब्लिक लाइंस, फिर क्रॉस, ऊपर वाला प्लस था, नीचे वाला क्रॉस है, देन ट्राइंगल. इसी पैटर्न में वो सीखते हैं. इट्स इजी इफ यू मेक देम लर्न इन दिस सीक्वेंस. देन अगर आपके पास एक बच्चा आता है एंड यू आर गोइंग टू इंटरवीन दैट चाइल्ड फॉर हेड राइटिंग, द फर्स्ट थिंग व्हिच यू नीड टू नो इज दैट व्हाट इज द बेसलाइन in which the child is coming to you and what should be your short-term and long-term goal after providing this handwriting intervention. बेसलाइन डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है. क्या आपके पास आया हुआ बच्चा कुछ लिख पाता है या बिल्कुल भी कुछ नहीं लिख पाता है, या वो सब कुछ लिख पाता है लेकिन हैंडराइटिंग प्रॉपर नहीं है, या उसकी हैंडराइटिंग भी प्रॉपर है लेकिन लेजिबल नहीं है, उसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं. सो द बेसलाइन एस्टेब्लिशमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कहाँ से आप अपना ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं, और जब आप अपने प्रोसेस से गुजर रहे हैं, अपने ट्रीटमेंट के थ्रू गुजर रहे हैं, तो क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ये असेस करने के लिए भी आपके पास एक बेसलाइन होना चाहिए. और ये बेसलाइन कैसे बनती है? थ्रू हैंडराइटिंग असेसमेंट. जब हम असेसमेंट करते हैं तो एवरी चाइल्ड शुड बी असिस्ड इंडिविजुअली. इंडिविजुअल असेसमेंट इज नीडेड. फॉर दिस एग्जामिन द रिटन वर्क सैंपल. अगर आपके पास जो बच्चा आया है वो ऑलरेडी लिखना जानता है, तो जैसा ये एक वर्क सैंपल ऊपर आपको दिख रहा है, इस तरीके का कोई वर्क सैंपल उसका टीचर, पेरेंट्स या कोई अनदर टीम मेंबर आपके पास लेकर आएगा एंड यू एग्जामिन दिस वर्क सैंपल, देन रिव्यू चाइल्ड्स एजुकेशनल एंड क्लिनिकल रिकॉर्ड्स. देन आप ये देखिए कि उसका एजुकेशनल रिकॉर्ड कैसा है या उसका क्लिनिकल रिकॉर्ड कैसा है. एजुकेशनल रिकॉर्ड में आप देखेंगे कि पहले उसकी हैंडराइटिंग कैसी थी, उसके जो वो लिखता है उसकी कंटेंट कैसा है, वोकेबुलरी कैसा है, ये जानेंगे. देन
क्लिनिकल रिकॉर्ड्स, क्या उसको एपिलेप्टिक अटैक्स आते हैं बीच में, या कुछ और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, साथ में उसको कोई और डिमेंशिया या फिर कोई स्पीच प्रॉब्लम, विजुअल प्रॉब्लम तो नहीं है। क्लिनिकल रिकॉर्ड्स आप उसके असेस करेंगे। देन observe child directly when he or she is writing in natural setting. If it is possible, you observe the child when the child is writing, and child should not be able to see you or see anyone from the exterior person को वो ना देखे, वो ये ना जान रहा हो कि वो ऑब्जर्व किया जा रहा है लिखने के समय। देन उस समय आप उसको ऑब्जर्व कर लीजिए। देन इवेल्युएटिंग चाइल्ड्स एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ हेड राइटिंग। Then let the child write in front of you also. Then assist any susceptible performance component interfering with handwriting. तब जाकर आप ये देखिए कि what is the component which is actually hampering the handwriting. Is it the tone? Is it the fluctuating tone, increased tone or decreased tone, or is it the limitation of range of motion, or the child is having learning disability, or child is not able to recall the exactly the alphabets? What is the basic problem which is interfering with head writing? So this head writing assessment starts with individual assessment of the child, in which you assess the work sample of the child which has been brought to you by the teacher, parent or other team member. Then you go for child's education and clinical records. Then you go for the evaluation of the child's performance when the child is not able to see you or in front of you also. Then how you are going to assess this written sample. Referring person approaching the occupational therapist with child handwriting, classwork or homework. जो आपके पास सैंपल आया है that was a classwork or homework, ये आपको देखना है। रिटर्न सैंपल में आपको स्पेलिंग देखना है, कौन सा लेसन है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स देखना है, और क्या उसमें स्टोरी लिखी हुई है। और जब चाइल्ड लिख रहा था, वो रिटर्न मटेरियल जो आपके पास आया है, उस समय child was able to understand the concept or not, and what was the teacher's expectation when the child was writing. You have to look for it also. Then you need to interview. Whom you are going to interview? Parent, educator and other team member who is concerned with the handwriting. Then what are the strength of this student who has come for handwriting problems? Then in what circumstances the child performs better while writing? You need to look for that. Then file review you should do. That is child has already taken any type of therapy or any medication before this which is affecting the handwriting or the strength of the muscles, or any other problem like epilepsy attacks or the fits which is hampering the learning ability of the child. You need to look for it. Then direct observation, you are going to observe the child when child is writing, and what you are going to observe is the child getting easily distracted with any visual or auditory stimuli. क्या वो अगल बगल वालों को ज्यादा देखता रहता है, अगल बगल वालों की आवाज ज्यादा सुनता रहता है, या वो क्लास में कहाँ बैठता है, या टीचर की किस लोकेशन पे वो बेटर परफॉर्म करता है। टीचर पास में खड़ी रहती है तो ज्यादा अच्छे से लिखता है, कि टीचर दूर खड़ी रहती है तब ज्यादा अच्छे से लिखता है। क्या वो वर्बल क्लूज से ज्यादा बेटर लिखता है या विजुअल क्लूज से ज्यादा बेटर लिखता है? You need to identify these things with the direct observation. Then which type of clue is hampering the writing, whose presence is hampering the writing, and is child getting easily distracted with the verbal or visual clues. Then when the child is writing, you need to look for the domain of handwriting, legibility component, writing speed, and the ergonomic factors. These 4 things
You need to intervene when you are teaching the child writing skills. What is this domain of handwriting? Domain of handwriting includes formation of alphabets or the numbers, then copying. This copying can be near copying, means एक बगल में ही कोई चीज रखी हुई है उसको देख कर उसको कॉपी, बगल में ए लिखा है तो उसको ए कॉपी करना है, या फार जैसे ब्लैक बोर्ड में ए लिखा है और ब्लैक बोर्ड से देख के उसको ए या बी वॉट एवर लिखना है, ठीक है। देन डिक्टेटेड वर्ड्स वो लिख सकता है कि नहीं, और कंपोजिशन कर सकता है कि नहीं, 2-3 अल्फाबेट्स या 2-3 वर्ड्स को जोड़कर सेंटेंस बना सकता है कि नहीं। देन लेजिबिलिटी कंपोनेंट्स की तरफ आपको जाना है, जिसमें आप फॉर्मेशन ऑफ लेटर देखेंगे, देन पुअर लीडिंग इन एंड लीडिंग आउट ऑफ लेटर, लेटर के अंदर घुसना मीन्स लेटर लिखना और एक लेटर के बाद दूसरे लेटर को उससे ज्वाइन करके लिखना, वो कर पा रहा है कि नहीं। राउंडिंग ऑफ लेटर्स एंड क्लोजर ऑफ लेटर कर पा रहा है कि नहीं। इनकरेक्ट असेंडेंट एंड डिसेंडेंट ऑफ लेटर तो नहीं कर रहा है वो। ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है। Then writing speed also you need to look for longer time to complete the written assignment, having difficulty taking notes in the class. जिसकी स्पीड कम होगी उसको नोट्स टेकिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी and the child will become frustrated. इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाएगी, सेल्फ कंसेप्ट जो होगा उसका वो लो हो जाएगा, वो और लिखना अवॉइड करने लगेगा। उसको लगेगा मैं और लिखना चालू करूंगा या लिखूंगा स्लो स्पीड में लिखूंगा एज कंपेयर टू माय पीयर ग्रुप, तो मेरा सेल्फ कंसेप्ट जो है वो हैम्पर होगा। देन यू लुक फॉर ergonomic factors like when the child is writing, in which position the child is writing, what is the head position, hand and forearm position, is child falling and slipping off the chair in which the child is sitting, or is he kneeling on the ground, what is the position of upper extremity, then position of the pencil grasp. You have to look for all these things. Then there are few handwriting standardized scales which we use for evaluating this handwriting. Those scales, they have their own reliability and validity criteria, and those standardized scales are like children handwriting evaluation scale, children handwriting evaluation scale manuscript, Denver handwriting analysis, diagnosis and remediation of handwriting problem, evaluation tool of child's handwriting, and Minnesota handwriting assessment and test of handwriting skills. These are standardized handwriting assessment formats. Then when you are teaching the handwriting, you have to look for these components: sensory motor component, cognitive component, and psychosocial. In sensory motor component, you have to look for sensory issues like tactile, visual, kinesthesia, form consistency, visual closure, and position in space. Similarly, neuromuscular related to muscles and nerves you have to look for. Then the motor components. Is the muscle acting properly or not? Then cognitive component. In this you have to look for the orientation, memory, and attention of the child. Is the child able to attend the writing material or not? Psychosocial component. Is the child having poor child value, interest, self-regulation, and self-concept, or due to criticism and judgment and self-esteem problems, the child is not able to write? Then we have few frame of references to guide our intervention like neurodevelopmental therapy, sensory integration, biomechanical, and behavior. I think I need to stop the presentation here. थैंक यू मैम। Okay. आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप एक एक करके मैम से पूछ सकते हैं। ऐसे मैं एक बार मैसेज भी चेक कर लेता हूँ। Yes, sir. I'm Beauty Paul Banerjee. I have a question. I have a query. Can I ask? Yeah. Yes.
Ma'am, how to improve the speed of handwriting? Speed of handwriting can be improved by improving the cognitive components, like improving the attention, orientation, reducing the distractibility. The speed is reduced because the child is getting distracted either with the visual or the verbal cues which he is getting. Let the child concentrate on the handwriting, then the speed of handwriting will be improved automatically. So you need to look that when the child is performing better. Okay, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट अगर कोई है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि समय की सीमा को देखते हुए। मैम मैं रेखा नेगी बोल रही हूँ देहरादून से, हाँ, Yes, बताएं। डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर से। एक्चुअली यहाँ पे स्कूल जैसा तो नहीं है, ओपीडी सिस्टम है, और वहाँ पे मैं मतलब बच्चों के साथ कम हो पाता है, लेकिन पेरेंट्स को कैसे गाइड करें कि घर पे जो अपने, हाँ, बच्चे के पॉइंट्स साथ काम करना और है और पेरेंट्स को गाइड करना और है कि घर पे आप उन्हें करवाएं, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए हमारे पास आते हैं, 1 या 2 दिन के लिए बाहर से, पहाड़ों से। करिए, आप पेरेंट्स की काउंसलिंग करिए और जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं यस मैम। उन पॉइंट्स को उनको समझाने की कोशिश करिए कि आप मैम ये सारे फैक्टर्स पे ध्यान दीजिए, तो आपके बच्चे की हैंडराइटिंग इम्प्रूव होगी, आपका बच्चा जो है हैंडराइटिंग की तरफ जाएगा, लिखेगा। लेकिन मैम जिस तरह से हम लोग समझ पाते हैं उस तरह से पेरेंट्स थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। आपको लैंग्वेज नहीं, आपको अपनी लैंग्वेज जो है वो एक ले लैंग्वेज में समझाना होगा। हम आप जो बात कर रहे हैं वो एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आपको एक Yes, ले ma'am. टर्म्स में उनको समझाना होगा इन चीजों को। हाँ हाँ, यही थोड़ा सा रिजल्ट हमें थोड़ा कम मिलते हैं ना, पहाड़ नहीं, से लोग आते हैं। आप कभी वाराणसी आए तो BHU आइए, मैं जी आपको मैम, बताती जी मैम, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। अगर और कोई पार्टिसिपेंट्स हैं या फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट लेवल पे जाता हूँ। हेलो मैम। यस मैम, माय क्वेश्चन इज दैट मैम, बच्चे जब राइटिंग करते हैं तो थोड़ा सा राइटिंग करते हैं, उसके बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दे डिडंट वांट टू टच द पेंसिल और होल्ड द पेंसिल। तो इस प्रॉब्लम को मैम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मैंने वाइल दिस प्रेजेंटेशन एक वो बताया था, एक फोटो लगाया था जिसमें पेंसिल के ऊपर कुछ रबर की तरह लगा हुआ था, देखा आपने? जिससे वो पेंसिल उसके हाथ में फंसी रहेगी, वो गिरेगी नहीं। पहली चीज वो है, ठीक है, हाथ में पेंसिल वो बनी रहेगी, बच्चा छोड़ना चाहेगा तो भी नहीं छूटेगी, पहली चीज ये। और फिर दूसरी चीज ये, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको लिखाइए। Okay. Ma'am, can you show one more time that thing, that holding the pencil with the hands of child? Can you show just? फिर से बोलिए, मैं सुन नहीं पाई। मैम, जो आपने बताया ना कि बच्चे के हाथ में पेंसिल लगी रहेगी, वो छोड़ेंगे नहीं, तो मैं शायद वो स्लाइड मिस कर चुकी हूँ, तो आप फिर से एक बार दिखा सकते हैं मैम? हाँ, एक मिनट सुन लीजिए, एक लूप बनाइए, ठीक है। दैट लूप कैन बी वो सिंपल जो रिबन होता है ना, सैटिन रिबन, उससे एक तरफ आप पेंसिल बांध दीजिए और दूसरी तरफ उसको थंब के अराउंड एक सर्कल बनाकर पेंसिल पे नॉट बना दीजिए, ठीक है। ओके ठीक है, तो उसके हाथ में लगा रहेगा, और जब आप उसको लिखवाने जाएं तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उससे ना लिखवाएं, बच्चे का इंटरेस्ट जाने और फिर बच्चे से लिखवाएं कि वो किस चीज के लिए इंटरेस्टेड है। आप सोचेंगे मैं अल्फाबेट्स सिखाऊं और ये अल्फाबेट्स ही लिखे, तो वो नहीं लिखेगा, ठीक है। उसकी स्टोरी आप लिखिए और फिर बताइए, देखो ये ए लिखा ना मैंने, अ बर्ड वॉज, अब तुम भी लिखो जैसे मैंने लिखा है, स्टोरी आप लिख लेंगे उसके सामने। बर्ड का बी, देखो ये बर्ड, बी लिखो, वो लिखेगा एक स्टोरी। अ बर्ड वॉज थर्स्टी एंड वांट अ पॉट ऑफ वाटर, इस तरह की आपने स्टोरी लिखी, उसमें अ आया, बी आया, आर आया, डी आया, सी आया। अब उसमें से आप उसको लिखवाइए। आप बोलोगे ए लिखो, ए लिखो, वो ए नहीं लिखेगा, लेकिन अगर स्टोरी लिखोगे और वो ए लिखने बोलोगे उसको, वो लिखेगा।
ठीक है, तो आपको एक इंटरेस्टिंग वे में उसको हेड राइटिंग सिखाना होता है और ये जानना होता है कि द चाइल्ड इज रिस्पॉन्डिंग मोर टू वर्बल क्लूज और विजुअल क्लूज। ओके मैम। मैम हाँ मैम इन अ फोनेटिक वे। हाँ, इन अ इंफॉर्मेटिव वे। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, पेरेंट्स उन्हें कैपिटल लेटर्स भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं और स्मॉल लेटर्स भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये जो कंफ्यूजन है इसे कैसे सॉर्ट कर सकते हैं मैम? नहीं, ऐसे तो कंफ्यूज नहीं होते हैं आप मैम जब जैसे कि कभी ए लिखने के लिए बोलेंगे ना, तो वो स्मॉल ए लिख देंगे या कभी भी कैपिटल ए लिख देंगे, इस तरीके से कर देते हैं। तो let the child know that this is a capital A and this is a small a. Ask the child that this is a uppercase A and this is a lowercase a. ओके, तो मैम इसका कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर दे कि अपर केस जब एक बार लिख देते उसके बाद हम लोअर केस यूज करते हैं हाँ बाद में। हाँ हाँ, बिल्कुल दिखाइए उसको, कीबोर्ड में डालकर दिखाइए, कीबोर्ड लैपटॉप का यूज करिए, फोन का यूज करिए, अपर केस लोअर केस दिखाइए। जी ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आंसर सेशन को यहीं खत्म करते हुए मैं प्रोग्राम की अगली कड़ी में आप लोगों के साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। ये है इंफॉर्मेशन हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी द्वारा 24/7 मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर एक स्टार्ट किया गया है। तो आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि ये नंबर आप लोग नोट कर लें और ये नंबर जो मानसिक समस्या से पीड़ित लोग हैं उनके बीच में आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जैसे मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सुसाइडल प्रिवेंशन, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एंजाइटी, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स इत्यादि समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं उन्हें ये आप नंबर शेयर करें ताकि वो इस हेल्पलाइन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। ये नंबर है 1800-599-0019। तो आप लोगों को ये नंबर ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करें और मैं आगे प्रोग्राम की अगली कड़ी में वोट ऑफ थैंक्स के साथ इस प्रोग्राम का समापन करूंगा। थैंक यू डॉक्टर जया मैम। जया मैम ने आज हमारे बीच एक बहुत ही एक अच्छा इंफॉर्मेशन, रिलायबल इंफॉर्मेशन, एक काफी दिव्यांग जनों के लिए, सीपी के बच्चों के लिए या जो भी डेवलपमेंट डिलेड बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन शेयर किया जो है हैंड राइटिंग डेवलपमेंट के ऊपर। हैंड राइटिंग डेवलपमेंट के माध्यम से ही बच्चों में हम कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो मैडम ने एक्टिविटीज बताई, हैंड फंक्शंस रिलेटेड एक्टिविटीज बताई, प्री राइटिंग स्किल्स की एक्टिविटी बताई, ये किसी भी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर वो फील्ड में काम कर रहे हैं। साथ ही जो हमारे साथ पेरेंट्स जुड़े हुए हैं उनके लिए भी काफी यूजफुल आज का टॉपिक रहा है। इसके लिए जया मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। सीआरसी की पूरी टीम तरफ से मैं अमित कुमार, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। साथ ही धन्यवाद ज्ञापन के अगली कड़ी में मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली के निदेशिका महोदय श्रीमती स्मिता जयवंत मैडम का, जिनके मार्गदर्शन से हम यह कार्यक्रम करने में सफल हो पाए। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सीआरसी लखनऊ के निदेशक आदरणीय श्री रमेश कुमार पांडे सर का, जिनके मार्गदर्शन से हम इस तरह के ऑनलाइन प्रोग्राम को निरंतर करते आ रहे हैं। सर हमारे साथ आज नहीं जुड़ पाए क्योंकि आज खुद सर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेक्चर ले रहे थे ड्यूरिंग 2 to 3 to 4, तो इस वजह से आज वो जुड़ नहीं पाए। और धन्यवाद ज्ञापन में मैं धन्यवाद मैडम को बहुत बहुत थैंक यू जया मैडम को, जो सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बना बीएचयू वाराणसी की हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैडम ने आज हमारे साथ और सभी पार्टिसिपेंट्स को आज इतने अच्छा सीखने का मौका दिया। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे सभी ऑफिशियल्स का जो हमारे साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं और इस तरह के कार्यक्रम को करने में हेल्प करते हैं। साथ ही मैं अपने आईटी टीम का भी थैंक्स करना चाहता हूँ जिनके बदौलत हम इस तरह के ऑनलाइन प्रोग्राम्स को करते आए हैं। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स जो आज इस प्रोग्राम में प्रेजेंट थे और सभी पेरेंट्स जो इस प्रोग्राम को सुन रहे थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनकी उपस्थिति से ही हम यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक कर पाए हैं। साथ ही मैं सारे सीआरसी परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।
आप लोगों को एक लिंक शेयर किया जाएगा, इस प्रोग्राम की चैट बॉक्स में वो डाला जाएगा। इस लिंक को जो कंप्लीट फिल करेंगे उन्हीं को सर्टिफिकेट अवेलेबल कराया जाएगा। तो सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि ये लिंक जरूर फिल करें। थैंक यू जय मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू। May I leave now? Yes ma'am, you can leave now. Okay, thank you. लिंक भेजा गया है, लिंक डाल दिया। अच्छा, आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि फीडबैक लिंक जरूर भरेंगे। थैंक यू सो मच। जिन्होंने इस लिंक को फिल कर दिया है वो प्रोग्राम से लीव कर सकते हैं। ये प्रोग्राम यहीं समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।